नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आपकी आज सभी को पता है कि आपकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है साइंस की। जो आपके पेपर सेकंड है उनके रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं, जो साइंस से टॉपिक है। देखो, साइंस में आपको पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। आपको साइंस में क्या है कि आपको 6 से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे, फर्स्ट पेपर के अंदर आपको साइंस का मिलेगा, आपको 6 से आपका 10 तक मिलता है। ठीक है, यानी 6 से अगर 10 तक की बुकें आपने क्लियर कर रखी है तो आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अधिकतर 6, 7, 8 में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ना चाहते हो, आपकी सबसे बेस्ट बुक्स आपको पता रखनी है, तो आपको देखो 6, 7, 8 ये बुकें आपको कंप्लीटली रखनी है। ठीक है, और इन्हीं बुकों से आपके एमसीक्यू बनते हैं। आप फिर बाद में ट्राई पूछते हो कि सर हमें किस बुक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है, जब भी आपके साइंस के क्वेश्चन हो तो देखो आपको 6, 7, 8 इनकी बुकें आपको पढ़नी है। ठीक है, साइंस के पूरे टॉपिक क्लियर कर लो। नॉर्मली है, ज्यादा खास बात नहीं है। जो अपने दैनिक जीवन में आपको ऐड करते हो वही क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो आज देखो, जो भी चैनल पे नए हो, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो भी चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करने से ये होगा कि आपके जो भी क्लासें होगी, मैथ हुई, रीजनिंग हुई, उन सभी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जीके की जो भी आपकी क्लासें हैं उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, बाई चांस आपकी कोई क्लास नहीं भी होती है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं हम सीटेट और एस्टेट के बारे में। सभी को पता है कि आपकी 9 बजे आपकी क्लास है, सोशल स्टडी की क्लास होती है। ठीक है, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास, सीडीपी की क्लास आपकी 3 बजे से होती है, ईवीएस की क्लास 6 बजे और आपकी 10 बजे हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, तो मेरा देखो मकसद ये है आपको समझाने का। ठीक है, कि आपको पूछते हो कि सर सबसे बेस्ट बुक कौन सी होती है। देखो, सीटेट के लिए सबसे बेस्ट बुक आपकी मानी जाती है जो आपकी बुक्स होती है 6, 7, 8, ठीक है, और 9, 10। तो इनको क्लियर रखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 100% मैं बोल रहा हूं। और सीधे कई बार क्वेश्चन तो आपको ऐसे का ऐसे उठा के नजर आए होंगे। ठीक है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। चलो हम बात करते हैं, आज हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो, प्रश्न पहला देखिए कि आपको खालिस्तान को बलवान हड्डियां की जरूरत होती है। इसमें कहा गया है कि हड्डियों को बलवान बनाने के लिए किस तत्व की जरूरत होती है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तत्व के लिए पूछा है तो देखो आपको बतानी है। देखो, बलवान हड्डियों की जरूरत होती है सबसे पहली बात। ठीक है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप क्या करते हो। देखो, सभी कहते हैं हड्डियों को किस प्रकार मजबूत बनाते हैं, सभी को पता है। हड्डियों सभी बचपन में कहते हैं कि दूध पिया करो, दूध पिया करो, यही बात बोलते हैं ना कि दूध पिया करो। दूध से क्या है कि हड्डियां मजबूत होती है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है और कैल्शियम से आपकी हड्डियां मजबूत होती है कि नहीं, कैल्शियम और फास्फेट। ठीक है, इससे दोनों से तो आपका क्या हुआ कि दूध से आपको याद रखना है, दूध से आपका क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा होती है। और बलवान हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की। फ्रूट आप सभी को पता है। ठीक है, कैंडी आपकी पता है, बहुत गंदी चीज होती है। अब आयरन की बात कर लेते हैं। देखो, आप रक्त के बारे में जानते होंगे सभी, रक्त के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो रक्त के अंदर जो धातु होती है, ठीक है, एक तत्व के बारे में जान लेते हैं कि रक्त के अंदर जो आपका तत्व होता है वो किसका, कौन सा होता है, वो होता है आपका आयरन। क्या होता है, लोहा, Fe। ठीक है, तो रक्त के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है, अगर पूछे आपसे तो आपको आंसर क्या देना है, Fe, यानी कि फेरिक। यानी आयरन आपका उसके अंदर होता है जो ऑक्सीजन को स्थानांतरण करने में मदद करता है। ठीक है, यह आपको चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आयरन, Fe। ठीक है, कौन सा तत्व होता है रक्त के अंदर, Fe यानी आयरन। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है Fe। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ये तो इसका राइट आंसर सभी को पता चला, क्या है, ए आपका राइट आंसर है। चलो अब बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा शरीर में संग्रह नहीं कर सकते, क्या संग्रह नहीं कर सकते, ये बात बताइए। इसमें कहा गया है कि ओवर बॉडी इन डाइजेस्ट नो कैन, इसमें कहा गया है। देखो, इसमें सीधा सा आंसर है। देखो, क्वेश्चन ऑप्शन बनाने वाला भी क्या जबरदस्त ऑप्शन बनाया है। इसमें कहा गया है रूफ एज। ठीक है, यानी छत।
तो छत को डाइजेस्ट कर सकता है क्या वो हमारा शरीर? इतना संग्रह कर सकता है? नहीं कर सकता, बाकी सभी को संग्रह कर सकता है। तो इसमें तो ऑप्शन कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार से नजर आएंगे साथियों कि बहुत इजी, इस प्रकार से ही नजर आते हैं, बहुत इजी। तो मिल्क आपका सभी को पता है कैल्शियम की कमी को पूरी करता है। फ्रूट आपका हर प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट होते हैं उसके बारे में आप सभी जानते होंगे। ब्रेड आप सभी को पता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका तो आंसर आपको ए नजर आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ नजर डालिए। इसमें कहा गया है कि चीनी का पानी में घुला हुआ पदार्थ है। इसमें कहा गया है कि चीनी का पानी में खालिस्तान घुला हुआ पदार्थ है। देखो इसमें क्या कहा गया है, जो चीनी और पानी का जो घोल होता है उसके अंदर ये पूछा है कि घुला हुआ पदार्थ क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा, या फिर क्वेश्चन को और नॉर्मली तरीके से पढ़ोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन गलत है। यही लग रहा होगा चीनी का पानी में खालिस्तान घुला हुआ पदार्थ है। अब ये क्या क्वेश्चन है, आपका कुछ तो पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, लेकिन देखो क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। इसमें कहा गया है कि चीनी का पानी है उसमें घुला हुआ पदार्थ कौन सा है। इसमें देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं नहीं कह रहा, ये खुद बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सुगर ऑफ वाटर इन, ठीक है, खालिस्तान एज सोल्यूटिज। इसमें बताना है कि घुला हुआ पदार्थ कौन सा है, क्या पानी घुला हुआ है या चीनी घुली हुई है, ये बतानी है। तो आपको क्या बताना है, आपका घुला हुआ क्या है, चीनी घुली हुई है, ना कि पानी। तो इसमें देखो दोनों ही चीजें दी हुई है, आपका चीनी भी दी हुई है। कंफ्यूज के लिए आप क्या लिखोगे, दोनों करोगे, यही करोगे ना, तो गलती कर बैठोगे। इसमें घुला हुआ पदार्थ पूछा है, घुला हुआ पदार्थ पानी नहीं है, घुला हुआ पदार्थ है चीनी, ठीक है। लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा, इजी है लेकिन मजेदार है। गलतियां करोगे, मुझे 100% पता है कि आप गलती करोगे, दोनों ये लगाओगे, लेकिन ये नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, शुगर पदार्थ पूछा है, पदार्थ कौन सा घुल रहा है, चीनी, ठीक है। तो आपको इसको कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका ए होगा। दोनों मत करना, पानी मत करना, ठीक है। इसलिए चलो आगे बात करते हैं, अगले 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चीनी का पानी में खालिस्तान विलायक है। क्या चीज विलायक के रूप में है, ये बतानी है आपको, ठीक है। चीनी का पानी में खालिस्तान विलायक है, क्या चीज विलायक है, ध्यान से देखो। इसमें देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए चलता है। इसमें सोलवेंट पूछा है, क्या पूछा है, सोलवेंट पूछा है। इसमें चीनी का पानी में खालिस्तान विलायक है, यानी इसके अंदर सोलवेंट पूछा है। अब बताइए सोलवेंट क्या है, उसके अंदर तो पदार्थ पूछा था, ठीक है। इसके अंदर बताना है चीनी के पानी में जो सोलवेंट है वो क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका राइट आंसर सभी को पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर है सोलवेंट, आपका क्या हो गया, वाटर, ठीक है। पदार्थ पूछता तो चीनी हो जाता, ठीक है। दोनों एक साथ मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, घबराने की बात नहीं है। आप सोच रहे हो इतनी इजी नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे हो इतने कठिन, वो भी नहीं है, मीडियम साइज के हैं। वही आपका लेवल रहेगा 6 से आपका 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। आपका इजी लेवल रहेगा 8 तक, और जो टिपिकल लेवल रहेगा 10 तक रहेगा, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है। अगर दूसरी किताबों को ना पढ़कर आप अगर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे आपको 6 से लेकर, तो आपका उसी में कवर हो जाएगा, कोई वो भारी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पानी में घुलनशील है, ये बताना है पानी में क्या घुलनशील है। इजी है, बहुत इजी है, बच्चे भी कर सकते हैं इसको। तो इसमें क्या हो गया, वाटर इन सोल्यूबल इज, क्या सोल्यूबल है, इसमें बताना है। तो इसमें देखो क्या सोल्यूबल होगा, इसमें आपको सभी को पता चल गया होगा, प्लास्टिक सोल्यूबल नहीं है, स्टोन सोल्यूबल नहीं है। तो आपका राइट आंसर सभी को पता है, ए इसका राइट आंसर है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चन इजी हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चन कठिन हो। तो वो चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। चलो इसमें देखो यूनिवर्सल विलायक क्या है, कई बार पढ़ा होगा, व्हाट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये बताना है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन आपके पास वाटर है, ठीक है। दूसरा पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल है, दोनों बहुत दिया हुआ है, और नन ऑफ दीज आपको ये बताना है। तो देखो यूनिवर्सल विलायक नाम सुना होगा, यूनिवर्सल विलायक यानी आपका जब भी यूनिवर्सल विलायक के बारे में याद आता है तो सभी को सभी एक ही चीज नजर आती है, पानी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर भी आपके सामने क्या है, वाटर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या कहा गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स विच इज रेफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड्स। इसमें बताना कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। ये बात मैं बता देता हूं आपको, एक एक चीज के बारे में बता देता हूं। देखो थायराइड ग्रंथि के बारे में जानते हो, जो कहां पर होती है, हमारे गले में होती है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि,
ठीक है। अधिवक्र ग्रंथि आपको पता है जो आपके पास किडनी होती है उसके ऊपर लगी होती है, जैसे मैंने आपको ये किडनी बना दी है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर बनी होती है, ठीक है, अधिवक्र ग्रंथि, ठीक है। तो ये आपके पास अधिवक्र ग्रंथि है। देखो इसमें खुद बता रहा है कि वक्र के अधि यानी आदि मतलब आदि वक्र के ऊपर ग्रंथि होती है, ठीक है, इस प्रकार की, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स और अग्नाशय ग्लैंड आप सभी जानते होंगे, अग्नाशय के बारे में भी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी जानते होंगे। तो मास्टर ग्रंथि के लिए पूछा है कि इसे मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो इसका मास्टर ग्रंथि राइट आंसर अब तो सभी को नजर आने लग गया होगा, ठीक है। तो इसकी मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, ठीक है। और ये किस प्रकार की होती है, एक छोटे से मटर के जो दाना होता है उस प्रकार की होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सभी को जान गए होंगे। पेनक्रियाज के बारे में आप सभी ने जानते होंगे, अग्नाशय के बारे में, ठीक है, सबसे बड़ी ग्लैंड्स, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखो इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में मिट्टी, हल्दी, चाक और तेल पानी में होंगे, क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे, इनसॉल्वेंट होंगे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो सकता या दोनों होंगे, ये बतानी है। मिट्टी आपको दी होती है, हल्दी दी होती है, चाक, तेल आपने कभी ट्राई किया होगा, तो दो चीजों को तो आपने ट्राई किया होगा ना। अगर एक भी चीज आपके पकड़ में आ गई तो आंसर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। कभी भी देखते होगे तो आपको देखो मिट्टी दी होती है, मिट्टी देती है, और मिट्टी आपको जब भी कोई मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है, मान लो कोई बड़े बर्तन में पानी भरा हुआ है, उसमें मिट्टी डाल दी गई है, ठीक है, मिट्टी डाल दिया। अब मिट्टी डाल देते हो तो आप क्या करते हैं, जब भी मिट्टी होती है पहले थोड़ी देर तो गुल्ली होती है और अंत में जाकर वो क्या करती है, नीचे पैने में बैठ जाती है, ठीक है। तो मिट्टी क्या है, इनसोल्यूबल है, ठीक है, इनसोल्यूबल है। चाक के बारे में भी कभी देखा होगा, वही डालते हैं, पहले तो तैरता है फिर अपने आप बैठ के नीचे चला जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इनसोल्यूबल। तेल के बारे में तो सबने जाना होगा कि जब भी पानी में तेल डालते हो तो क्या करते हैं, बूंदे बना लेता है वो, ठीक है, इस प्रकार बूंदे बना लेते हैं, ये भी क्या है, इनसोल्यूबल। तो इनसोल्यूबल, जब ये 3-4 चीजें आपको इनसोल्यूबल मिली है, तो हल्दी के बारे में तो हमने कभी ट्राई करके देखा नहीं, देख लेना आप, तो वो भी क्या है, इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, गलती नहीं है, ठीक है। तो अब वो क्या हो गया, इनसोल्यूबल। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए साथियों, इनसोल्यूबल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि मिट्टी दी हुई है, हल्दी दी हुई है, चाक, ये तो आपका आंसर हो गया ए, ठीक है, इनसोल्यूबल आपका राइट आंसर। चलो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इसमें पढ़िए, ध्यान से पढ़ोगे। रेत और पानी यानी का मिक्स में शांत होना वेली रेत बुलाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, जो रेत और पानी का मिक्स होता है और उसे शांत तरीके से बहता है, उसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं, या कोई 3 बोलते हैं, या कोई भी इसकी जगह कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, ये किसी मिसप्रिंट की वजह से है, इसमें बताना है। तो देखो सीधा सीधा ध्यान से पढ़ोगे तो देखो स्टोन तो आप सभी को पता है, जिसमें पानी की वैल्यू नहीं होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, होती तो है लेकिन बहुत नाम मात्र का होती है, किसी में तो होता भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, पानी और रेत का वैल्यू आपको सीधा एक ही बचा है, सेडिमेंट, ठीक है, यानी तलछट, तो उसे क्या बोलते हैं, शांत होना। वेली रेत को क्या बुलाया जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं तलछट, ठीक है, सेडिमेंट। चलो इसका आंसर भी आपको नजर आया होगा, ठीक है, इसका आंसर आप सभी के आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है। देखो इसमें बोले हैं कि मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये बात कही गई ना, एजुकेशन इज, इसमें पूछा है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या निवारण पद्धति का गुण क्या है, ये पूछा है। लक्ष्य उन्मुख विधि, ठीक है, रचनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, उपवर्ष के सभी, ठीक है, इसमें पूछा है। लक्ष्य उन्मुख कीजिए, पर्यावरण शिक्षा के समस्याओं का निवारण पद्धति का गुण क्या है, इंपोर्टेंट गुण क्या है ये बताने हैं। देखो लक्ष्य उन्मुख विधि, जब तक आप कोई गोल ओरिएंटेड नहीं करते हो, ठीक है, तब तक आप कोई काम कर नहीं पाते हो। तो आपको भी क्या करना है, गोल निश्चित यानी गोल डिवाइड करना है, ठीक है। तो गोल डिवाइड करोगे तो आपका क्या है, गोल ओरिएंटेड मेथड, यानी कि आपका लक्ष्य उन्मुख विधि, इसका काम में लोगे, ठीक है। दूसरी बात रचनात्मक विधि यानी क्रिएटिव मेथड आप काम में लोगे तो पर्यावरण को अच्छी तरीके से समझ सकते हो, उनकी समस्याओं का निवारण भी अच्छी तरीके से कर सकते हो, यानी क्रिएटिव मेथड आपको अपनाने होंगे, ठीक है। दूसरी बात है सेंसिटिविटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिलेक्टिविटी। इसने पूछा चयनात्मक यानी किन चीजों को आपको चयन करना चाहिए, किन चीजों को आपको हटाना चाहिए, ये चीजें भी आपकी जरूरी होती है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ अबव,
यानी कि सारे ऊपर के सभी सत्य हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका चेंज होगा शायद। इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी होगा, करेक्ट आंसर है आपका इसका डी, राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलीसिंथेमिया से संबंधित बीमारी है। पॉलीसिंथेमिया किससे संबंधित बीमारी है ये बताना है। ठीक है, आप सभी को पता होगा पॉलीसिंथेमिया आपका किससे संबंधित है। देखो आपको जब भी ए क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पोस्केल को क्या बोलते हैं, आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के नाम से जानते हैं, सभी को पता है आरबीसी। और मैंने कहा था ये आरबीसी लाल किसके कारण होती है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी लाल होती है। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है या रक्त के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको बताना है। मैंने बता के भी आया है, मैंने बताया था कि आरबीसी आपका इसके अंदर आपकी फेरिक यानी लोह धातु होती है। ठीक है, आयरन लोह धातु होती है आपकी, सभी को पता है इस चीज का, यानी लोह धातु आपकी मिल जाएगी आपको, लोह धातु। ठीक है, ये आपके आरबीसी है। अब एक बात बताइए, हीमोग्लोबिन आपका मिल गया है, इरिथ्रोसाइट आपको इसको बोलते हैं। ठीक है, आपको पॉलीसिंथेमिया किससे बीमारी होती है, तो आपको याद रखना है आरबीसी से होती है। डब्ल्यूबीसी के बारे में जान लेते हैं, जो हमें हमारी जो बॉडी होती है उसको आपको पावर देती है, यानी इम्यून सिस्टम बढ़ाती है, वो कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पोस्केल जिसे हम बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या बोलते हैं दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हमारे बॉडी को क्या करती है, इम्यून सिस्टम डेवलप कराती है, इम्यून सिस्टम देती है। ठीक है, इम्यून, तो ये होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये श्वेत क्यों होती है, ये भी ध्यान रखना है, श्वेत क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इस कारण ये श्वेत होती है। ठीक है, सीरम सभी जानते होंगे, सीरम के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, सीरम के बारे में, सीरम प्लाज्मा जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में जानता होगा कि रक्त के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे भी इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा जो भी है आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो आपको रक्त के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है, प्लाज्मा की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा की मात्रा सबसे ज्यादा रक्त में इसकी पाई जाती है, फिर उसके बाद में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो रक्त के अंदर क्या क्या चीजें होती है। रक्त के अंदर आपको दो चीजें मिली होगी, एक मिनट में इसको मिटा देता हूं। ब्लड आपको मिला होगा। ठीक है, ब्लड के अंदर आपकी दो प्रकार से चीजें होती है, जैसे मैंने एक तो माना, एक को प्लाज्मा माना है। ठीक है, प्लाज्मा मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा सेल, या इसके मान लो कार्पोस्केल, कार्पोस्केल, इसके मान ले कणिकाएं। क्या बोलते हैं इसको, कणिकाएं। बता देता हूं नॉर्मल तरीके से जो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर बोलते हैं कि 95% तो आपका पानी होता है, कहीं 92 भी दिया होता है, लेकिन 95, 92 आपके पास प्रतिशत में क्या होता है, पानी की वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इस प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, पानी की होती है। बाकी जो 5% होता है वो उसमें छोटे मोटे और भी तत्व होते हैं। ठीक है, जिसमें और भी कुछ बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, जैसे कोई केमिकल हो गया और कुछ भी चीजें आपकी जो मिल जाती है। ठीक है, जैसे प्रोटीन और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर आप सभी को पता चल गया होगा कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, मात्रा किसकी होती है, जल की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो जल की होती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो ब्लड के अंदर अगर 55% आपकी प्लाज्मा है तो 45% आपकी स्केल्स रहेगी, यानी कार्पोस्केल्स रहेगी। ठीक है, तो प्लाज्मा की मात्रा सबसे ज्यादा इसमें रहती है, प्लाज्मा में, और इसकी इसमें। कार्पोस्केल के बारे में बात करते हैं, कणिकाओं के बारे में बात करते हैं। तो देखो कणिकाओं के बारे में मैं आपको अलग से टॉपिक हो जाता है ये कणिकाओं का। ठीक है, कणिकाएं, ब्लड के अंदर जो कणिकाएं होती है, कणिकाएं वो आपकी पता है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार से आपको मानी जाती है। एक तो आपको पता है आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कार्पोस्केल, और दूसरी है डब्ल्यूबीसी जिसे व्हाइट ब्लड कार्पोस्केल के नाम से जानते हैं। कार्पोस्केल यानी कणिकाएं। ठीक है, और आपका दूसरी होती है प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं उसे,
प्लेटलेट्स, ठीक है, तो प्लेटलेट्स होती है आपकी, ठीक है। अब इसके बारे में आपको आरबीसी के बारे में जान गए। जो आरबीसी होती है रेड होती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, ये हमारे शरीर को क्या होता है, इम्यून सिस्टम डेवलप करवाती है, ठीक है। और आपका जब भी आपने एड्स के बारे में पढ़ा होगा, एड्स के बारे में जब पढ़ा होगा तो सबसे ज्यादा जो एड्स के वायरस है वो किस पे अटैक करते हैं, आरबीसी पे, डब्ल्यूबीसी पर, ठीक है, क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को पहले तबाह करते हैं, उसके बाद में वो धीरे धीरे प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो उसके अंदर आपका जो वायरस होगा वो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी के अंदर, और डब्ल्यूबीसी के अंदर भी आप जाओगे तो डब्ल्यूबीसी के अंदर भी आपकी छोटी छोटी कणिकाएं होती है, उनको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इस प्रकार की। तो टी लिम्फोसाइट पे अटैक करते हैं वो, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में अगर जानोगे तो आपको देखो प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स के अंदर कड़ी होते हैं जो आपको, जैसे आपके चोट लग गई है, ठीक है, आप कहीं कट गए हो, तो कट गए हो तो उस पे क्या करोगे, जो आपका खून रुकना बंद होता है वो किसकी वजह से होता है, वो यानी रुधिर का थक्का बनाने में काम करती है प्लेटलेट्स। ध्यान रखना, जब रुधिर का थक्का बनाना बंद हो जाता है मतलब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम इससे भी कमजोर हो जाता है। प्लेटलेट्स में आप सभी को पता हो गया कि खून के थक्का नहीं बनता, अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो रुधिर का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम ही यही होता है, रुधिर का थक्का बनाना, ठीक है। अब तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। चलो और भी चीजें जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने ए हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, मक्खन का एक अच्छा स्रोत है, इसका बताना है कि मक्खन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये भी आपको बतानी है। मक्खन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, ये आपको चीज बतानी है। देखो मक्खन दिया हुआ है, मक्खन एक अच्छा स्रोत है, किसका किसका अच्छा स्रोत है, देखो कार्बोहाइड्रेट भी दे सकता है, ठीक है, फैट दिया होता है, या दोनों का होता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता। देखो फैट की बात करते हैं और कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी अनाज होते हैं, धान होते हैं, वो सभी इसमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, अनाज धान जो भी है इसके अंदर से, ठीक है। बहुत की बात नहीं कर सकते, ठीक है। फैट आपका होता है वसा, क्या होता है साथियों, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और ये कई प्रकार के होते हैं, ये भी आपको सभी को पता है। वसा के बारे में, फैट के बारे में बात करते हैं, फैट वसा आप सभी को पता होगा, ये किससे आती है, जो चिकनी चीजें होती है, जैसे मैंने आपको घी बता दिया, घी हो गया, ठीक है, घी के बाद में आपको जैसे तेल हो गया, यानी जो भी चिकनी चुपड़ी चीजें होती है, ठीक है, जैसे घी तेल, यानी जिसमें तरल मतलब लिक्विड में आपको चिकनास ज्यादा होती है, ठीक है। तो जिसमें चिकनास ज्यादा होती है उससे आपको वसा की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा भी हमें वसा से मिलती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन वसा किससे मिलती है, घी तेल इन चीजों से मिलती है, ठीक है, लेकिन इनसे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। वसा की मात्रा जिस आपने देखा होगा, जब भी मोटे व्यक्ति होते हैं, मोटे व्यक्ति जो भी देखे होंगे, तो ज्यादा मोटे व्यक्ति जो भी होते हैं उनके अंदर फैट है, यानी अधिक होती है, क्या चीज, फैट। और फैट से कई बीमारियां भी होती है, फैट से हृदय रोग से संबंधित बहुत ज्यादा बीमारियां होती है, ठीक है। यानी आप वसा घी तेल ज्यादा यूज में लोगे तो आपके हृदय रोग से संबंधित बीमारियां हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका फैट से आपको याद रखना है, फैट किस में होता है, घी तेल ऐसी चिकनी चौपट चीजों में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, मोटापे में वृद्धि होती है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फैट से क्या होता है, तो फैट से आपको मोटापे में वृद्धि होती है, ठीक है, और हृदय रोग से संबंधित बीमारियां होती है। चलो इसका राइट आंसर सभी को पता चल गया हो, तो मक्खन एक अच्छा स्रोत है। किसका अच्छा स्रोत है, देखो मक्खन जब खाते हो तो देखो आपने दूध होता है, ठीक है, दूध में भी आपके होता है, ठीक है, लेकिन दूध को जब जमाते हो दही होता है, और अब दही को निकालते हो तो उसमें से छाछ अलग कर देते हो और घी अलग कर देते हो, यही करते हो ना। तो देखो अगर दही को खाते हो तो उसमें देखो आप घी खा रहे हो और छाछ भी खाते हो, ठीक है, यही बात है ना। तो जो आपके पास घी है वो ऑलरेडी इसके अंदर ऑलरेडी ज्यादा होगा कि नहीं होगा मक्खन के अंदर। अब मक्खन के अंदर ज्यादा होगा तो आप ऑलरेडी ये चीजें खा रही हो, यानी फैट की मात्रा इसमें ज्यादा होगी, यानी इसमें क्या होगी, वसा की वैल्यू होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, वसा की मात्रा होगी अधिक, बिल्कुल। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल फैट होगा। क्लियर है अब ये चीजें। चलो अगला चलते हैं, एक ए आंसर होगा इसका। आगे बात करते हैं, एक्सेसिव यानी वसा का अधिक प्रवेश से होता है। अब बताइए, अभी मैं आपको यही चीज सिखा के आ रहा था
कि अगर फैट आपके अंदर ज्यादा होगी तो उससे आपको क्या होगा। देखो इसमें पढ़िए, इसमें आपका मोटापा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, स्कर्वी रोग होगा, एनीमिया रोग होगा, ये सभी चीजें आपको पता रखनी है। एनीमिया रोग आप सभी को पता है कि किसकी कमी से होता है, ठीक है। आप कुछ बीमारियां होती है जो आपको मैं अलग से करवा दूंगा, जिससे आपको अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बीमारियों से संबंधित भी अलग टॉपिक ले आएंगे, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें ये किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है कि नहीं। विटामिन सी की कमी से जो आपके दाद खुजली ऐसे प्रकार के होते हैं, स्कर्वी रोग आपके इसके होते हैं, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। एनीमिया यानी कि आयरन की कमी से, लोहे की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है, ठीक है। आपका ये होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब है ओबेसिटी, ये तो अभी आपको बता के आया हूं, जस्ट अभी कहा था मैंने कि जो वसा है, फैट है, वो किसकी कमी से होता है, मोटापे, ओबेसिटी, नॉर्मली बात है। अब आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर आपके मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दिखा हुआ होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपका है 14, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस रोग में तंत्रिका तंत्र, जानते हो नर्व सिस्टम, नर्व सेल, ठीक है, प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है, किस रोग से प्रभावित होती है, ये बतानी है। पोलियो जानते हो आप सब, काली खांसी जानते हो, डिप्थेरिया जानते हो, टिटेनस जानते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टिटेनस के बारे में सभी को जानते होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या नजर आया, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, बी इसका पोलियो। क्या होगा, पोलियो यानी तंत्र, नर्वस सिस्टम को कमजोर करता है, प्रभावित करता है, वो कौन सा होता है, ये आपके पास तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। काली खांसी आपने फेफड़ों को इफेक्टिव करती है, खांसी जब भी होती है आपने फेफड़े को इफेक्टिव करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है जॉय अस मोर एनर्जी गिव अस, इसमें पूछा है कि आपका जो हम अधिक ऊर्जा देता है वो क्या है। अभी वो एक क्वेश्चन था शायद, उसमें मैंने ये चीजें आपको कंप्लीट कराई कि सर्वाधिक एनर्जी हमें किससे मिलती है, बताया था कि नहीं बताया। तो बस वही चीजें हैं जो आपके घुमा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ वो जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। आपने मेरी बातें भी सुन ली है ना इन क्वेश्चनों से रिलेटेड, वो उस क्वेश्चनों में आपको किसी न किसी क्वेश्चन में वो चीज देखने को मिलेगी, 100% मैं कह रहा हूं। आप नहीं मानते तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है, करके देखिएगा, क्लास लीजिएगा और फिर अगले जो भी क्लास लो उसमें आपको देखो किसी न किसी टॉपिक में आपको वो चीज देखने को मिलेगी, 100% मैं आपसे ये बात वादा करता हूं, ठीक है। जो हम अधिक ऊर्जा देता है वो क्या है, ये आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। मैंने अभी आपको कहा कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम जो खाते हैं, ठीक है, वो जैसे हमने खाया है, अनाज खाया है, ठीक है, अनाज, धान, ठीक है, वो सभी हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ठीक है। प्रोटीन, जितनी भी दालें होती है वो सभी हमें प्रोटीन उपलब्ध करवाती है, ठीक है। और फैट आपको पता है, घी, तेल, जो भी चिकनी चीजें होती है, ठीक है। तो हम अधिक ऊर्जा कौन सा देता है, अभी बता के आया था कि फैट एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें फैट देती है, ठीक है। फैट यानी सबसे ज्यादा एनर्जी हमें फैट के रूप में मिलती है, ठीक है, फैट देती है हमें, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा कि शरीर का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, या कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, शक्ति ग्रह। तो आपको ध्यान रखना है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलो ए इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है जीरोथैल्मिया की कमी से कौन सी बीमारी होती है। देखो इसमें कहा गया है, देखो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं पहले। विटामिन डी, विटामिन डी आपको किससे मिलता है बताइए, विटामिन डी आपको किस चीज से मिलता है। देखो सबसे पहले विटामिन डी आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी आपको खट्टे फलों से मिलता है। किससे, खट्टे फलों से मिलता है। ये भी चीज ध्यान में रखते हुए चलनी है, किससे क्या मिलता है, खट्टे फलों से मिलता है।
खट्टे फलों से। ये जितने भी फल फ्रूट हैं सभी के अंदर से इसके अंदर मिलेंगे, ये सभी के अंदर है, क्योंकि विटामिन बी में आपको कई अलग अलग मिलेंगे। B1 मिलेगा, B2 मिलेगा, B3 मिलेगा, B4 मिलेगा, B5 मिलेगा, इस प्रकार B6, B7, B12 इस प्रकार मिलेंगे। B12 की खासियत ये है इसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? कोबाल्ट की मात्रा होती है। ये चीज ध्यान में रखना है। जब शरीर के अंदर कोबाल्ट की मात्रा में कमी होती है मतलब आपकी B12 में आपकी कमी है, ठीक है। और आपको ये जब पढ़ोगे इन सभी की अलग अलग फॉर्म भी होते हैं, नाम भी होते हैं, ठीक है। आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए। विटामिन बी से आपको बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी रोग होता है। और आप पूछोगे कि बी से क्या, किससे? फल फ्रूटों से ही खाइए, फल फ्रूटों में आपको बी मिलेगा, ठीक है। गाजर होगा, ठीक है, मूली हुई, ये सभी चीजें आपको बी देती है, विटामिन बी, ठीक है। विटामिन ए से आपका इसमें कहा गया है जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होता है? तो आपको विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है, ठीक है। तो आप तो सभी को क्लियर होगा, इन चीजों को आप क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है। 17 दिया हुआ है मांस और दाल किसका अच्छा स्रोत है? अभी आपको मैं जस्ट बता के आया था। अगर जिसने अगर अच्छी तरीके से क्लास देखी है तो मैंने हर एक ऑप्शन में ढूंढा, बताया था कि दाल, तो दाल और मांस दोनों ऑप्शन में है। तो दाल किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से। तो क्या हुआ? सबसे अच्छा स्रोत दाल का प्रोटीन। तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक होना चाहिए ए, ठीक है। ध्यान से देखिए। 18 देखिए, पाचन निम्नलिखित में से किसका कार्य नहीं है? किसका कार्य पाचन नहीं है ये बतानी है। पेप्सिन, रेनिन, इसमें और भी होगा, बायोटिन, ठीक है, इनमें से बताना है। देखो एंजाइम के बारे में आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। बेसिक से अगर क्वेश्चन क्लासें होती तो आपको मैं सभी चीजें करवा देता, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो आपको सभी के अंदर अलग अलग एंजाइम मिलते होंगे। पेप्सिन हो गया, ठीक है, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, इन सभी के बारे में मैं नॉर्मल बताना चाहता था, ठीक है। जैसे पेप्सिन और रेनिन, रेनिन क्या काम में आता है? जैसे मैं आपको समझाता हूँ। रेनिन जो आपके पास एंजाइम है वो किस काम में आता है, ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, जो माँ का दूध पीता है, ठीक है, तो जो दूध पीता है उसका पाचन में जो मदद करता है एंजाइम, वो पाचन में एंजाइम मदद कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन। वो उस दूध को पचाने का काम करता है, ठीक है। वो दूध है बच्चे ने पिया है, उस दूध को पचाने का काम आपका वो क्या करेगा? रेनिन करेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पेप्सिन आप सभी को पता है अग्नाशय में पाया जाता है। जो एंजाइम होता है बायोटिन, बायोटिन इसमें कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बायोटिन अलग चीज है। तो निम्नलिखित में से किसका कार्य नहीं है? तो पाचन में इसका बायोटिन का कार्य नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ए इसका राइट आंसर होगा। 19 की ओर बढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है कि किसकी आयु का अध्ययन किया जाता है? वुडी पौधे का, ठीक है, झाड़ियों का, कवक का, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। डेंड्रो मतलब कि आपके पास इस प्रकार की डेंड्रोलॉजी, ठीक है, इस प्रकार के, ठीक है। क्रोनोलॉजी आपको ये बतानी है कि इसमें आपका क्या होगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। तो प्लांट यानी कि वुड्स प्लांट, आपको वुडी पौधे होते हैं उनकी अध्ययन को या उसके आयु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसके आयु के अध्ययन को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, ठीक है। रबी की फसलों के बारे में जान लो। रबी की फसलें पूछी जाती है कि रबी की फसलें कटाई की जाती है, उसके बारे में देखो। इसमें बारे में मैं आपको दो चीजें सिखाता हूँ। आपको फसलों के बारे में नॉर्मली आपको बता देता हूँ मैं। पहले आपने रबी की फसल सुनी होगी, ठीक है, खरीफ की फसल सुनी होगी, खरीफ, और दूसरी सुनी होगी जायद की फसल, ठीक है। रबी, खरीफ, जायद, ठीक है, ये आपको सुनी होगी, ठीक है। और भी होती है लेकिन इंपॉर्टेंट मुख्य आपके पास ये होती है, ठीक है। जायद की फसलें इसके मायने, ठीक है, और होती है व्यापारिक फसलें, और भी बहुत सारी होती है। मैं आपको नॉर्मली जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें समझाता हूँ। रबी की फसल है आपके पास, रबी की फसल जैसे आपके पास जो हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, गेहूं, जो गेहूं, सरसों, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन, चने, ठीक है, चना, इस प्रकार के आपको मिलते हैं, ठीक है, जो गेहूं, सरसों, चना। तो ये आपके पास रबी की फसलें होती है। याद करने का तरीका, रबी में दो शब्द होते हैं। क्या होते हैं? रबी में दो शब्द होते हैं, तो गेहूं में भी दो शब्द ही होते हैं, ठीक है।
ठीक है, 2 शब्द होते हैं। अगर आपके पास गेहूं याद आया तो आपको पता है कि गेहूं के साथ और क्या क्या बोया जाता है, जो भी बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, चना बोया जाता है, तो आपसे इससे आसानी रहेगी। खरीफ की फसल में 3 शब्द हैं, तो 3 शब्द वाला हमें समझ लेना बाजरा। क्या समझना है? बाजरा। अब बाजरा के साथ क्या क्या बोया जाता है? ज्वार बोया जाता है, ठीक है, ज्वार बोया जाता है, मूंग बोया जाता है, ठीक है, मूंग बोया जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपको इसके आंसर मिलेंगे, ठीक है, खरीफ के। तो अब बात ऐसी है कि रबी की फसल बोई कब जाती है? सर्दियों में, अभी इसी वक्त बोई जा रही है, ठीक है, बो चुके हैं, ठीक है, यानी कि अक्टूबर या नवंबर में आपका ये सेशन शुरू हो जाता है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है? आपकी रबी की फसल बोई जाती है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। अब जब अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है तो काटते कब है? तो ये आपको बतानी है, ठीक है, ये ऑप्शन में बतानी है। मैं जब तक इसके बारे में बता देता हूं। खरीफ की फसल आपकी कब बोई जाती है? आपकी खरीफ की फसल बोई जाती है मार्च अप्रैल में। क्या कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में आपकी खरीफ की फसल बोई जाती है, ठीक है। काटते कब है? काटते हैं आपके सितंबर या अक्टूबर में आपका काट दिया जाता है, सितंबर या अक्टूबर, इसके अंदर आपकी ये फसल काट दी जाती है, ठीक है। आपको ये बतानी है। तो आपकी देखो कब से कब तक बोई जाती है रबी की फसल? आपको अक्टूबर नवंबर से आपकी काटी कब जाती है? मार्च तक, ठीक है, मार्च में लगभग काट दी जाती है। मार्च को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो रबी की फसल की कटाई कब की जाती है? मार्च के अंदर। याद तो सभी को रहती है, अभी सर्दियों में यही चीज चल रही है, तो लेकिन आपको ये तो पता होनी चाहिए कि रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है। ये चीज आपको पता नहीं रहेगी तो आप क्या आंसर दे पाओगे? तो अब तो सभी का क्लियर हो गया होगा कि आपके पास रबी की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है। अब आपकी होती है जायद की फसल और व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें जिससे आप व्यापार करते हो, जैसे ऊन, जिससे आपको क्या हुआ? कपास हो गई है, ठीक है, कपास आपकी व्यापारिक फसलों में आती है। चाय हो गई है, ठीक है, चाय हो गई है, कॉफी हो गई है, ये सभी आपके किस में आती है? ये व्यापारिक फसलों में आती है, जिससे व्यापार किया जाता है, ठीक है, व्यापार किया जाता है, व्यापारिक फसलों में गिनती आती है। वैसे तो सभी का होता है, लेकिन आपकी जो इंपॉर्टेंट है ये चीजें आपकी व्यापारिक फसलों में गिनती आती है, ठीक है। जायद की फसलें आदि तो यही होती है, ठीक है। और जायद की फसलों में आपको ककड़ी हो गई है, तरबूज हो गया है, खीरा हो गया है, ये सभी आपकी जायद की फसलों में आ जाती है, ठीक है, ये सभी आपकी जायद की फसलों में आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लिया है और आपको मैंने एक्स्ट्रा चीजें भी बहुत सारी फैक्ट के तौर पे बताई है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि अगर जो भी कोई क्लास लेना चाहता हो, देखो फिलर फोरम पे जाना है सभी को, ठीक है। जिन्होंने अभी तक देखो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम आपको यही करना है साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहां पर आपका बेल आइकन भी होता है, उसको भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी क्लास होगी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। बात करते हैं वीडियो के बारे में, आप कैसे डाउनलोड करोगे। जो भी क्लासें आपकी होती है तो आपको जाओगे, जब आपको चैनल खोलोगे तो उसके अंदर आपको देखो यहाँ पर होम वीडियो प्लेलिस्ट दी हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको जाना है, ठीक है। अब प्लेलिस्ट के अंदर आप जब जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाते ही आपको क्या नजर आएंगे? इस प्रकार अपलोडेड यूजीसी नेट, सीटेट, इस प्रकार दिए जाते हैं, ठीक है। तो सीटेट के अंदर जाओगे, वहां पर आपका मैथ को खुलेगा, जो भी आपकी क्लासें होती है वो सभी की क्लासें खुलेगी, साइंस की भी खुल जाएगी, सेकंड पेपर की, ठीक है। तो वो सभी आपकी क्लियर हो जाएगी। और मैं बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप क्लास को बिल्कुल भी ना छोड़े, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बताइए। मैंने किताबों के बारे में जो भी पूछ रहा है मैं उसको बता देता हूँ। सबसे बेस्ट बुक्स आपके लिए जो 6 से लेकर आपकी बुक्स हैं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस उसको आप क्लियर रखो। 6 से स्टार्ट कीजिए, 10 तक चलिए, ठीक है। 10 से आपको 8 तक तो कंप्लीट ही रखना है, 8 तक का तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, 9th की बुक्स को भी क्लियर रखना है, ठीक है। तो आपको एक बार उन चीजों को पढ़ना है। कितनी किताबों लाओगे आप, वो सबसे बेस्ट किताब है, ठीक है, वो सभी किताबें सबसे बेस्ट है, एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। आपको वो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और आप जितना अपना यूज करोगे, यानी जितना अपने आप को तलाशोगे, जितना अपने आप से ठोकापिंदी करोगे, उतना आप निखरोगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसे ही गूगल पे सर्च किया है। तो साथियों आपको यही करके दिखाना है, ठीक है। जितना हो सकता है, देखो मोटिवेट होने के लिए आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है, मोटिवेट आप अपने आप से होइए। लेकिन अब ये काम कैसे करोगे? जब आप अपने आप को समझोगे, ठीक है साथियों। जब आज तक आप अपने आप को नहीं समझोगे तब तक आपको मोटिवेट करने के लिए जरिया ढूंढना पड़ेगा, दूसरा जरिया ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद के अंदर ऐसी चीजें हैं तो आप खुद एक जरिया बन सकते हो दूसरों के लिए, ठीक है।
तो आपको दूसरों से मोटिवेट नहीं होना है साथियों, अपना देखो, आप अपने तरीके से देखो, हर चीज के अंदर एक अच्छाई छुपी होती है, आप उस चीज को देखा करो, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको रगड़ा जाएगा उतना ही आप निखरोगे। वो कहते हैं ना कि कोयले, वो हीरे के बारे में, कि हीरे को जितना घिसा जाता है उतना चमकता है, वही क्वेश्चन है। तो वही बात है। तो देखो, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं, कॉल कीजिए, ठीक है, उनसे बात कीजिए। आपके पास साइट दी हुई है, जो भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो साइट को देख लीजिए। आपके पास ऐप दिया हुआ है, जो भी डाउनलोड करना चाहते हो आपको, MCQ PYQ, ये आपके पास साइट दी हुई है, ठीक है। जो भी चीज आप अपना PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो वो सभी आपको इस पे देखने को मिले। तो मिलते हैं कल इसी क्लास के अंदर, आपको अलग क्वेश्चनों के साथ और भी इंटरेस्टिंग क्लास लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी क्लास के अंदर। टेक केयर, ख्याल रखना अपना।